प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भावना श्रीमाली, प्रोफेसर एसएमबी गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा। पिछली कक्षा में हमने मिंग काल को पढ़ा था। इस सेशन में हम छिंग काल को पढ़ने जा रहे हैं। इसका टाइम पीरियड है 1644 से लेकर 1612 ईस्वी तक का। मिंग शासकों के उपरांत 1644 ईस्वी में चीन में छिंग शासनकाल आरंभ हुआ। आरंभ में उन्होंने स्वयं को चीनी संस्कृति से पृथक रखने का प्रयत्न किया, किंतु सने सने चीन का प्रभाव उनकी स्वयं श्रेष्ठता की मान्यताओं को बदलने लगा और उन्होंने चीनी संस्कृति को पूर्ण रूप से अपना लिया। इसी के साथ साथ राज्य के अनेक उत्तरदायित्व पदों पर उन्होंने चीन वासियों को नियुक्त किया। चीनी संस्कृति को अपनाने को ही होड़ में वे रूढ़िवादियों के चंगुल में फंस गए और उन्होंने किसी भी सुधारवादी आंदोलन को प्रोत्साहित नहीं किया। संपूर्ण 17वीं-18वीं शती के पूर्वार्ध में यूरोपीय शक्तियाँ चीन का बहुत आदर करती थी तथा 18वीं शती के पूर्वार्ध में चीनी तथा यूरोपीय संस्कृतियाँ परस्पर प्रभावित हुई। साहित्यिक परंपरा के कुछ कलाकारों ने पश्चिमी छाया प्रकाश तथा परिप्रेक्ष्य को गंभीरता से समझने का प्रयत्न किया। छिंग कला सृजनात्मकता की अपेक्षा समन्वयात्मक अधिक थी और इस युग के कलाकार पूर्वगामी युगों की तुलना में अधिक उद्यमी थे। कलाकारों की परिस्थिति विदेशी मंचू शासन के अधीन वैसी ही थी जैसे विदेशी मंगोल शासन के अधीन युवानकालीन कलाकारों की थी। अतः भावनात्मक रूप से इन्होंने स्वयं को युवान कलाकारों के निकट अनुभव किया और उनसे बहुत प्रेरणा ली। इसी से कला आलोचकों ने छिंग काल को पुरातनवादी कहा है। यह युग कला तथा राजनीति की दृष्टि से महान नहीं था। मंचू शासकों ने मिंग परंपरा को ही आगे बढ़ाया। शासकों में भी कला के प्रति रुचि जागृत हुई। सम्राट शुंग चिह की तुलिका कोमलता तथा मिठास भरी थी। सम्राट खानची ने 100 जिल्दों में चित्रकारी तथा लिपिकारों का विश्वकोश प्रकाशित किया। सम्राट छिएन लुंग के संग्रह में 6000 से अधिक चित्र थे। प्रिय विद्यार्थियों, छिंग दरबार में 2 ईसाई मिशनरी चित्रकार भी थे। उनसे दरबारी चित्रकार चियाओ पिंग चेन ने परिप्रेक्ष्य के नियम सीखे और उन्हें कृषि संबंधी 1646 चित्रों में प्रयुक्त किया। उनके शिष्य ले मेई ने पश्चिमी परिप्रेक्ष्य के कुछ नियमों का प्रयोग दरबारी महिलाओं के चित्रों की पृष्ठभूमि में अंकित उद्यानों आदि में वातावरण में किया। एक प्रतिष्ठित इटालियन चित्रकार जूसेप कास्तिलियोन ने बीजिंग पहुंचा। उसने चीनी माध्यम एवं तकनीक का पश्चिमी प्राकृतिकवाद के समन्वय से अपनी शैली का विकास किया। चीन में लोग उसे लैंग शियनिंग कहते थे और दरबार में उसका बहुत सम्मान था। वह स्थिर जीवन तथा व्यक्ति चित्रों के अतिरिक्त प्राकृतिक पृष्ठभूमि में अश्वों के लंबे चित्रपट बनाने में विशेष निपुण था। उसके चित्रों की बहुत मांग थी, अतः उसके अनेक शिष्यों के अतिरिक्त अनेक नकलची भी उत्पन्न हो गए थे। फिर भी उसकी कला ने चीनी चित्रकला की मुख्य धारा को किसी उल्लेखनीय दृष्टि से प्रभावित नहीं किया। चीनी दरबारी चित्रकार त्याई ई क्वी ने लिखा है, यूरोपीय चित्रकार दीवार पर किसी भवन को अंकित करते हैं तो उस भवन में प्रवेश करने का मन करता है, पर वास्तव में यह तकनीक विशेषता ही थी। हम चीनी वासियों को अपनी चित्रण पद्धति सुधारने के लिए उसे समझ लेना चाहिए। पश्चिमी कलाकारों के तुलिकाघात अर्थहीन है। उनमें कुशलता प्राप्त कर लेना केवल तकनीकी पक्ष पर अधिकार प्राप्त करना है, पर इस दृष्टि से विदेशी यूरोपीय चित्रण पद्धति को कला नहीं कहा जा सकता है। छिंग काल में चित्रकला अधिकाधिक अकादमिक होती गई। इस समय के 6 कलाकार महान परंपरागत आचार्य माने गए हैं। 4 वांग कलाकार जो तुंग छी छंग के अनुयायी थे, वू ली तथा यून शाओपिंग। चारों वांग कलाकारों ने हुआंग कुंग वांग, वू चेन, वांग मेंग तथा निसान को भी अपना आदर्श माना था। इन चारों में वांग शीहमीन तथा वांग चेन जो थे वो प्रथम पीढ़ी के कलाकार थे जो क्यांग्शू प्रांत से संबंधित थे। वांग हुई शीहमीन का शिष्य और वांग युआनशी
का पुत्र था। वांग शीहमीन इसमें वरिष्ठतम था। उसने स्वयं को तुंग ची छंग से कला शिक्षा प्राप्त की थी। वो चौड़ा तथा सहज टूली का अंकन पसंद करता था। अपनी आयु के 70 दशक में उसने जो विस्तृत प्राकृतिक दृश्यपट अंकित किया था वह छिंग साहित्यिक कलाकारों की सर्वोत्तम उपलब्धियों में से है। वांग चिएन सिहमीन का मित्र था। युवानकालीन चित्राचार्यों का निष्ठावान अनुगामी था। हुई प्राचीन आचार्यों की अनुकृति ही अधिक बनाया करता था। वह समन्वयवादी, सज्जन तथा शांत स्वभाव का चित्रकार था। उसके दृश्य चित्रों में इतना नाजुकपन है जो अत्यंत दुर्लभ है। वांग युवान भी सबसे छोटा किंतु सर्वाधिक प्रतिभाशाली मौलिक कलाकार था। वह मंचू दरबार का एक प्रतिष्ठित अधिकारी, हान लिन अकादमी का कुलाधिपति और वित्त परिषद का उपसभापति था। उस पर शासन की कृपा थी। वह 1708 ईस्वी में मुद्रित कलाकारों को विशाल वंश तालिका के संपादकों में से एक था। फिर भी वह अकादमिक नहीं था। युवान आचार्यों से प्रेरित होते हुए भी वह कोणीय रूप से अति भंग चित्रण करता था। आकृति चित्रण में उसे परहेज था। वह उसकी आकृतियाँ अर्ध अमूर्त जैसी लगती है। उक्त चारों वांग कलाकार कन्फ्यूशसवादी शिक्षा प्राप्त करने के कारण केवल तकनीकी दृष्टि से कुशल व्यावसायिक कलाकारों से भिन्न थे। अतः वे वस्तु के अध्ययन से उसके पीछे छिपे सामान्य तत्व के उद्घाटन में समर्थ थे। वे देश, काल और परिस्थिति के अनुसार वस्तुओं की विभिन्न स्थितियों का सूक्ष्म अध्ययन करते थे। उन्होंने वस्तु के रंग को कभी महत्व नहीं दिया क्योंकि यह बदलता रहता है। इसे मूल रूप से आरोपित माना गया है। इसके विपरीत व्यावसायिक कलाकार रूप तथा रंग में घनिष्ठ संबंध समझते थे। उनका तुलिका कार्य बहुत सुंदर है किंतु संयोजन रूखे तथा उजड़े से प्रतीत होते हैं। इस सेशन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम इसके कुछ आर्टिस्ट जो बच गए उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।